चेन है, कोई भी दिया है, इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, 103 हाइब्रिडाइजेशन इन मीथेन। sp2 बता दिया था आपको पहले ही, बेंजीन रिंग नहीं है, दिस इज एन ब्यूटेन, hence this is what this is straight chain aliphatic compound, hence option number A is the right one। सर क्या होता है कि R C डबल बॉन्ड O और R हो सकता है, ठीक है। कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो अटैच्ड होता है, बाकी दोनों साइड पे क्या होता है, इसके साथ कार्बन अटैच हो सकते हैं। ऑप्शन हेलो व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब ऐड है, इसके साथ आप CH2 और CH3 लगा दो, दिस इज इथाइल ग्रुप, दिस इज ethyl group। This is channel I am chemist, this is Imran and I have done MPhil in chemistry, and in today's video we are going to discuss the MCQs of organic compounds are hydrocarbons। ठीक है, इसके MCQs हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। वी हैव अराउंड 115 MCQs और आप सबकी डिमांड्स होती हैं कि इसको पार्ट्स के अंदर डिवाइड ना किया करें, एक ही पार्ट के अंदर करवा दिया करें। अगर आपकी ये डिमांड है तो चलिए डिमांड में पूरी कर देता हूँ कि सारे के सारे 115 MCQs एक ही गो के अंदर मैं करा देता हूँ सारे। लेकिन आप लोगों ने करना क्या है कि अगर वाकई में केमिस्ट्री सीखने आए हो इस वीडियो पे तो वीडियो को देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं लगती तो फीडबैक ज़रूर दें कि वीडियो क्यों अच्छी नहीं लगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हो तो आपको ये जो चैप्टर है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन्स, इससे रिलेटेड जो कुछ टॉपिक्स हैं जो कि यहाँ पे कवर होंगे वो आपको सारे के सारे कवर अप हो जाएंगे। इसके अंदर हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि हम अल्केन अल्कीन अल्काइंस की कन्वर्जन कैसे करते हैं, उनकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप्स जो है उसके ऊपर हमारा मेजर फोकस होगा, और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की उसके ऊपर हमारा मेन फोकस होगा। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। से पहले मैंने बेंजीन के 185 MCQs आपके साथ शेयर किए थे, अगर आपने वो नहीं देखे तो आप बेंजीन की वीडियो भी आप लोग लाजमी देख लीजिएगा। इसके अलावा बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं फर्स्ट ईयर के हैं या सेकंड ईयर के इंटरमीडिएट लेवल के, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट या इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप वो लाजमी देख लीजिएगा। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। द क्वेश्चन नंबर 1, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन मीथेन इज। अब मीथेन का फार्मूला आपको पता होगा CH4। अब कहता है CH4 के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जाएगी 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, दिस इज़ द ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से p के अंदर चला जाता है, तो हमारे पास ऑर्बिटल्स बनते हैं 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। ठीक है, सब के अंदर क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब हाइड्रोजन का हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, दैट इज़ 1। इसका मतलब इसकी जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे होगा, s ऑर्बिटल के अंदर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, यहाँ पे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, यहाँ पे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, यहाँ पे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल। मीथेन में कितने हाइड्रोजन है, 4। तो सारे हाइड्रोजन के जो s ऑर्बिटल होंगे यहाँ पे ऑपोजिट स्पिन से आके हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे। ठीक है, ये SS और लैब से हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, SP और लैब से सिग्मा बॉन्ड, और SP और लैब से हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स बन जाएंगे। तो हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, 3। तो इसका मतलब है कि इन केस ऑफ मीथेन वी हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हिंस राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A। और आपको मैंने ये बताया था कि इसकी जो ज्योमेट्री बनती है वो किस तरह बनती है, वो कुछ यूँ बनेगी, एंड दिस इज नॉन एज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री कितनी होती है, टेट्राहेड्रल। और sp3 का जो आइडियल बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 109.5। और उसके साथ साथ आपको मैंने एक ट्रिक भी बताई थी कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये कार्बन एटम है, इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए, तो इसका मतलब है कि आप इसको ऐसे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हो कि सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं उनको काउंट कर लें, 4 है, जिसका मतलब है 1 s और 3 p से अगर हम मिलाएंगे तो हमारे पास टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 4। तो इसका मतलब है इस ट्रिक के थ्रू हम कह सकते हैं कि इस कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और यहाँ से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। इसके आगे मैं आपको बाकी की जो है मॉलिक्यूल्स उनकी ट्रिक बताऊंगा कि आप कैसे हाइब्रिडाइजेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। नंबर 2, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। द टर्शरी अल्कोहल इज बॉन्डेड टू व्हाट। देखो टर्शरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल का मतलब टर्शरी 4 कार्बन एटम है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास CH3 है, यहाँ पे हमारे पास CH3 है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे हमारे पास OH है। नाउ दिस इज नॉन एज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो हमारे पास ये है कि दिस इज़ OH, इस वजह से हम इसको अल्कोहल कहेंगे। अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और दूसरी बात यह है कि ये जो टर्शरी कार्बन होता है वो कौन सा होता है, फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली लिंक कार्बन को आप क्या कहते हो, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक जो कार्बन होते हैं 2000 नॉन एज बीटा कार्बन। तो यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे बीटा है, और यहाँ पे हमारे पास बीटा है।
तो अगर अल्फ़ा कार्बन 3 मजीद बीटा कार्बन के साथ अटैच्ड हो, सो दैट कार्बन इज़ नोन एज टर्सरी कार्बन, ठीक है, दैट कार्बन इज़ नोन एज टर्सरी कार्बन। अब टर्सरी कार्बन का हमारे से पूछ रहा है कि इसमें कितने हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हैं। तो यहाँ पे देखो कार्बन ने ये बॉन्ड बनाया हुआ है किसके साथ, विद ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ पे ये कार्बन के साथ, यहाँ पे कार्बन के साथ, ये कार्बन के साथ। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, टेट्रा वैलेंसी है, ठीक है। कार्बन 4 बॉन्ड जो है वो बना सकता है, इसके वैलेंस के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसका मतलब है कि इसकी चारों की चारी वैलेंसीज कंप्लीट है, तो हाइड्रोजन के साथ तो इसने कोई बॉन्ड बनाया नहीं है। हिंस राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, नो हाइड्रोजन एटम। कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं होता, जो कि टर्सरी कार्बन है। नंबर 3, विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटॉल हैज़ प्लेनर ट्रायंगुलर शेप। अब प्लेनर ट्रायंगुलर शेप किसकी होगी, लाइक हमारे पास है BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो ये हमारे पास ट्रायंगुलर शेप बन रही है ना, और इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री। तो ये हाइब्रिडेशन कौन सी होगी, दिस इज sp2। अब इसको जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी, तो इसमें देखें इस कार्बन इसमें देखें कि हमारे पास ये जो बोरॉन है इसने 3 सिंगल बॉन्ड बनाए हुए, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 ऑर्बिटॉल्स इन्वॉल्व हैं। एक S हम अगर ले लें और 2 P's ले लें, तो इसका मतलब ये sp2 हो जाएगा, 3 ऑर्बिटॉल बन रहे हैं, 3 बॉन्ड तो 3 ऑर्बिटॉल। ये ट्रिक के तौर पर बता रहा हूँ आपको। तो इसका मतलब है कि इसमें राइट ऑप्शन बनेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इसकी ज्योमेट्री ट्रायंगुलर शेप जो ज्योमेट्री होती है दैट इज फॉर sp2 मॉलिक्यूल, और बॉन्ड एंगल कितना होता है, दैट इज 120। नंबर 4, द केमिस्ट हु सिंथेसाइज्ड यूरिया फ्रॉम इमोनियम साइनेट इज। अब उस केमिस्ट का नाम बताएं जिसने यूरिया की सिंथेसिस की थी इमोनियम साइनेट से, सो दैट वाज फ्रेडरिक वूलर, हिंस ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। अच्छा, अब इसमें आप लोगों ने वाइटल फोर्स थ्योरी वगैरह पढ़ी होगी, इससे इनकमिंग MCQs के अंदर हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए अगर हमारे पास इमोनिया है, ठीक है, उसको हम ट्रीट कर दें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, वी विल गेट इमोनियम CNO, इसके साथ हम लगा लेते हैं, दैट इज इमोनियम कार्ब अमाइड, इमोनियम कार्ब एमाइड, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। अब होता ये है कि जब हम इसी को ले लेते हैं अमोनियम NH4CNO कार्बामाइड को, जब हम हीट कर देते हैं तो हमारे पास प्रोडक्शन किसकी होती है, वी गेट द फॉर्मेशन ऑफ NH2 एंड NH2 विच इज़ नोन एज यूरिया। अब ये थ्योरी ये जो था हमारे पास, ये किसने बताया था हमें, फ्रेडरिक वूलर ने। और इसने जो था वाइटल फोर्स थ्योरी उसको ख़त्म कर दिया था। वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती थी कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ना, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन हो सकते हैं, नॉन लिविंग से ऑब्टेन नहीं हो सकते। अब यहाँ पे देखो इमोनिया जो है और कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर इनऑर्गेनिक, ये हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इनऑर्गेनिक ही होगा इमोनियम कार्बामाइड। इमोनियम कार्बामाइड को इसने हीट किया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गया दैट वाज ऑर्गेनिक। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, मिनरल्स हैं, तो हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर से कन्वर्ट कर सकते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी कहती थी कि नहीं, सिर्फ एनिमल या प्लांट ऑरिजिन से ही हम इनको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस तरह फ्रेडरिक वूलर ने क्या किया था, इस थ्योरी को नेगलेक्ट कर दिया था और रिजेक्ट कर दिया था। नंबर 5, लीनियर शेप इज एसोसिएटेड विद विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटॉल। लीनियर शेप कहाँ पे बनता है, जब हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पे होगी, जब हमारे पास ये कार्बन एटम है, दिस इज सॉरी sp हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, लीनियर ज्योमेट्री बनती है, 180 डिग्री का एंगल होता है। हिंस हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द ऑप्शन नंबर ए जो है, दिस इज द राइट वन, sp हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, अब यहाँ पे जो ट्रिक मैं आपको बता रहा था, ना कि आगे आगे मैं आपको बताता रहूँगा। तो देखो आपके पास अगर डबल बॉन्ड हो, अगर सिंगल बॉन्ड हो, तो आपने उसको डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो आपने उसको कंसिडर करना है कि हमारे पास क्या है, दे बिहेव लाइक अ सिंगल बॉन्ड। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इस कार्बन ने यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। इस ट्रिपल बॉन्ड को आप यूँ कंसिडर करो कि इसने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। ट्रिक के तौर पे अगर आप इसको कंसिडर करते हो कि सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब इस कार्बन ने ओवरऑल 2 बॉन्ड बना लिए ट्रिक के हिसाब से। तो इसका मतलब है एक S होगा और 2 p ऑर्बिटल। इसका मतलब दिस इज sp hybridized carbon atom. Same is the case with this carbon, this is also sp hybridized. Number 6, a double bond consists of dash। देखो हमारे पास इथीन मॉलिक्यूल है, हमारे पास इथीन के मॉलिक्यूल है। अब हमसे पूछ रहा है कि डबल बॉन्ड के अंदर क्या होता है। देखो डबल बॉन्ड के अंदर जो पहला बॉन्ड बनेगा दैट विल बी सिग्मा बॉन्ड, और जो साइडवेज और लैप से बनता है सेकंड दैट इज पाई बॉन्ड। तो इसका मतलब है डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक हमारे पास क्या होता है, पाई बॉन्ड मौजूद होता है। हेंस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन।
अब अगर आप इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखते हो तो इसका मतलब है ये सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी है, डबल बॉन्ड को आप एज्यूम करो कि ये सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब है इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिए, 3 का मतलब एक s मिला दो और 2 p's मिला दो, इसका मतलब है कि दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। नंबर 7, ईथर शोज द फिनोमेना ऑफ डैश। अब ईथर जो है ये कौन सा फिनोमेना शो कर सकता है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप या मेटामेरिज्म या फिर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ईथर जो है वो मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3 CH2O CH2 और CH3, ये हमारे पास इस तरह हो जाए CH3O CH2 CH2 एंड CH3। अब मेटामेरिज्म में क्या होता है, मेटामेरिज्म में हमारे पास होता है अन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम अक्रॉस द फंक्शनल ग्रुप। तो ईथर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, OR पढ़ा था ना, कि ऑक्सीजन एटम को आप 2 अल्काइल ग्रुप के साथ अगर बॉन्ड कर दोगे तो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज नोन एज ईथर फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, दिस इज कार्बन, दिस इज ऑक्सीजन एटम, और इसको हम लोगों ने क्या किया हुआ है, कार्बन एटम के साथ बॉन्ड किया हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन के इस साइड पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे 1 कार्बन है लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन है, इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस, हिंस दिस इज नॉन एज मेटामेरिज्म, और ईथर जो है मेटामेरिज्म का फिनोमेना शो कर सकते हैं। नंबर 8, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज अल्कोहल। देखो अल्कोहल के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास अल्काइल ग्रुप है उसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच कर देंगे ना, सो दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी अल्कोहल, हिंस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। ये हमारे पास COOH है, C डबल बॉन्ड OH, दिस इज व्हाट, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। ये हमारे पास क्या है, दिस इज ईथर जो आपको अभी बता दिया। ये हमारे पास क्या है, दिस इज अल्काइल हैलाइड, RX बताया था ना आपको, X का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर फ्लोरीन। तो अगर आप अल्काइल ग्रुप है उसके साथ हैलोजन अटैच करते हो सो दैट क्लास इज नॉन एज अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड के मैंने बहुत अच्छे करके MCQs आपको कराए हुए हैं, ठीक है, 50 MCQs हैं नियर पियर के और किप्स के भी, तो आप वो लाजमी देख लीजिएगा, आपके अल्काइल हैलाइड्स के जो कॉन्सेप्ट्स है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड का भी बहुत अच्छी वीडियो मैंने बनाई है, वो भी आप देख सकते हो। एनीवेज दिस इज अल्काइल हैलाइड, ठीक है, हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड है। राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा अल्कोहल के बारे में CH3CH2OH। अगर आपको यहाँ पे इसने ये दिया होता ये, तो इसको कंसिडर ना करें कि हमारे पास क्या है, अल्कोहल है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ फिनोल। अब इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, इनके दरमियान डिफरेंस ये है कि दिस वन इज़ एलिफेटिक, ठीक है, हमारे पास क्या है, दिस इज़ एलिफेटिक, और इसके अंदर बेंजीन रिंग है, तो दिस इज़ एरोमेटिक इन नेचर, ठीक है, फिनोल जो है एरोमेटिक इन नेचर होता है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, फॉसिल फ्यूल्स कंसिस्ट ऑफ डैश। अब फॉसिल फ्यूल के अंदर कोल भी होता है, पेट्रोलियम भी होगा, नेचुरल गैस भी होगी, हेंस ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स आर द डेड रिमेन्स, जो एनिमल्स, प्लांट्स या ह्यूमंस किसी ज़माने में ज़िंदा थे, वो मर गए, अब उनको हम क्या कहते हैं, दीज आर फॉसल्स, और वहाँ से जो फ्यूल निकलता है दैट इज़ फॉसल फ्यूल। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे पहले, ट्रीज़ थे या फिर एनिमल थे या फिर वो ह्यूमंस थे, या जो भी लिविंग नेचर क्रिएचर थी जो मर गए हैं, अब वो फ्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। तो उसमें क्या क्या हो सकता है, कोयला भी हो सकता है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारा कुछ हो सकता है, हिंस ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। नंबर 10, जियोलॉजिकल सर्विस ऑफ पाकिस्तान एस्टिमेटेड अबाउट डैश बिलियन टन्स ऑफ कोल इन पाकिस्तान। अब ये बुक की लाइन है, ठीक है, 184 बिलियन टन्स जो है कोयला पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। मेजर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, अब नेचुरल गैस जो इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ ईथेन, मीथेन, प्रोपेन और फिर इसके अंदर ब्यूटेन भी होता है। नेचुरल गैस क्या है, सुई गैस जो हम पढ़ते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, हम इसको कहते हैं सुई गैस। आई डोंट नो इंडिया के अंदर इसको क्या कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर हम इसको सुई गैस कहते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो मेजर पोर्शन है दैट इज़ मीथेन। मेजर पोर्शन कौन सा, दैट इज़ CH4। ये तकरीबन 80 to 90% तकरीबन एग्जिस्ट करता है। आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू चेक कर लीजिएगा, 80 to 90% ये होता है। बाकी जो हैं 3 गैसेस ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। नंबर 12, एट प्रेजेंट ऑयल रिफाइनरी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कितने ऑयल रिफाइनरी है, सिर्फ और सिर्फ 4 ऑयल रिफाइनरीज हमारी हैं।
सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है क्रैकिंग प्रोडक्ट्स आर। अब इसमें से बताएं कि क्रैकिंग से कौन से प्रोडक्ट ऑब्टेन हो सकते हैं। सो जब हम पेट्रोलियम वगैरह की क्रैकिंग करते हैं, ठीक है, उनको ब्रेक करते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन के अंदर, तो हमारे पास अल्केन और अल्कीन्स की प्रोडक्शन होती है। हेंस ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। नंबर 14, टाइप्स ऑफ क्रैकिंग आर। क्रैकिंग कितनी टाइप्स हैं? हीट कर दो, स्टीम दे दो, कैटलिस्ट ऐड कर दो, दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ क्रैकिंग, ठीक है। हेंस ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। क्रैकिंग में हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम जो है उनको लोअर हाइड्रोकार्बन के अंदर ब्रेक करते हैं या कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 15 है, TEL टेट्रा इथाइल लेड कॉजेज डिजीज। अब ये टेट्रा इथाइल लेड जो है, टेट्रा इथाइल लेड PB लेड है, इसके साथ आप CH2 और CH3 लगा दो। दिस इज इथाइल ग्रुप, दिस इज इथाइल ग्रुप, दिस इज इथाइल ग्रुप, ठीक। इथेन में से एक कार्बन हटा दो तो इथाइल बन जाएगा ना। दिस इज टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा का मतलब 4 टाइम्स आप लोगों ने इथाइल लगा लेना है और लेड के साथ इसको जोड़ दो, दिस विल बी टेट्रा इथाइल लेड। अब ये हमारे पास क्या डिजीज कॉज कर सकते हैं, दैट कैन कॉज रिस्पिरेटरी डिजीज। नंबर 16, द जनरल फार्मूला फॉर सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन इज। अब एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का जो जनरल फार्मूला होता है दैट इज CnH2n। हिंस ऑप्शन नंबर बी जो है दिस इज द राइट वन। अब एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन आगे आपको मैं बताता हूँ कि कौन कौन से हैं। नंबर 17, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन मिलियन इज डैश। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं तकरीबन 6 बिलियन तक है, सो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होगा। 18, जनरल फार्मूला फॉर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज। कार्बोक्सिलिक एसिड अभी आपको मैंने बता दिया, C डबल बॉन्ड O और H। ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप आप अटैच कर दो। सो इसके अंदर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज नन ऑफ दीज, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कोई भी राइट ऑप्शन मौजूद नहीं है। हेंस ये वाला जो आपको मैंने बता दिया दिस इज जनरल फार्मूला। अगर आप इसकी बात करते हो ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर है ये C डबल बॉन्ड H, दिस इज एल्डिहाइडिक ग्रुप। ये हमारे पास क्या है, दिस इज एल्डिहाइड। आगे फंक्शनल ग्रुप के अंदर मैं आपको बताता हूँ, दिस इज व्हाट R C डबल बॉन्ड OR। ये R सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे डैश लगा देते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट एल्डिहाइड्स। देखो ये हमारे पास क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप के अगर एक साइड पे हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड होगा, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन भी हो सकता है और कार्बन भी अटैच हो सकता है। यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पे कार्बन एटम का प्रेजेंस होना मस्ट है। अगर कार्बन एटम होगा दोनों साइड पे तो इसको कीटोन्स कहते हैं, सॉरी नॉट एल्डिहाइड, दीज आर कीटोन्स। ये हमारे पास क्या है, R C डबल बॉन्ड O और ये R। इस क्लास को हम कहते हैं ईस्टर्स, इसको हम क्या कहते हैं, ईस्टर्स कहते हैं। पीछे कौन सा रह गया, OH, और OH को क्या कहते हो, अल्कोहल। ये कीटोन्स है, ये एल्डिहाइड है, ईस्टर है, और ये अल्कोहल है। राइट ऑप्शन हमारे पास इसमें से कोई नहीं है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये होता है। 19, लीनियर ज्योमेट्री इज प्रेजेंट इन डैश। लीनियर अभी आपको मैंने बता दिया कि लीनियर ज्योमेट्री कहाँ पे होती है, जब हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, जब हमारे पास 180 डिग्री का एंगल बनता है, और यहाँ पे कार्बन ने कौन सी हाइब्रिडाइजेशन की हुई है, sp। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। देन हमारे पास नेक्स्ट MCQ है, एंगल 120 डिग्री इज ऑब्जर्व इन मॉलिक्यूल ऑफ डैश। अब 120 डिग्री का एंगल कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली हमारे पास जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। sp2 का आइडियल बॉन्ड एंगल कितना होता है, दैट इज़ 120। अपने पास नोट कर लें कि sp जो होता है इसका एंगल होता है 180, sp2 का होता है 120 और sp3 का होता है 109। देखो मैं रिपीट कर देता हूँ, दीज आर द आइडियल बॉन्ड एंगल्स। अब sp3 के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, हमारे पास इमोनिया का मॉलिक्यूल है, हमारे पास मीथेन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इन सब के अंदर हाइब्रिडाइजेशन अगर आप चेक करते हो ना, तो सब के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है। तो अगर सब के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है तो इसका मतलब है कि इसका बॉन्ड एंगल भी सेम होना चाहिए, लेकिन होता यह है कि इसका बॉन्ड एंगल होता है 109.5, यहाँ पे होता है 107.5 और यहाँ पे हमारे पास होता है 104.5। देखो सब के अंदर हाइब्रिडाइजेशन आप याद रखो sp3 ही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारे पास कार्बन आइटम इसके ऊपर कोई लॉन पेयर नहीं है। नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर है, तो वो क्या करते हैं, इन बॉन्ड पेयर को इसके ऊपर फोर्स लगा के इनको कंप्रेस करके बॉन्ड एंगल को 107.5 तक ले आता है। वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, वेस्पर थ्योरी वगैरह जो हम पढ़ते थे ना फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं इसको। वाटर के ऊपर 2 लॉन पेयर हैं,
ये इस बॉन्ड पेयर को और भी कंप्रेस कर देते हैं, तो बॉन्ड एंगल हमारे पास 104.5 तक आ जाता है। तो वैसे मैं आपको बता था कि आइडियल बॉन्ड एंगल जो है sp3 का दैट इज़ 109.5। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, इथीन है। इथीन का स्ट्रक्चर मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, C डबल बॉन्ड C, दिस इज़ इथीन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आपको ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। चलो आप इसको फुल कर लेते हो, या आपके पास ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये आपको ट्रायंगल नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन हमारे पास जो बनेगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर डी। इसमें एंगल जो बनता है दैट इज़ 120 और ट्रायंगल टाइप बन जाता है। 21 फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन्स, अभी आपको मैंने बता दिया है कीटोन्स के अंदर क्या होता है कि R C डबल बॉन्ड O और R हो सकता है, ठीक है। कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो अटैच्ड होता है, बाकी दोनों साइड पे क्या होता है, इसके साथ कार्बन अटैच हो सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ये हमारे पास क्या है, दीज आर द कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको भी बता दिया है। ये हमारे पास सियानो ग्रुप है, और ये किसके अंदर होता है, नाइट्राइल्स के अंदर। और ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइडिक, अभी आपको मैंने बता दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 22, प्रोडक्ट ऑफ कोल इज। अच्छा, अब कोल की जब आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमारे पास कहते हैं ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, पीट, बिटुमिनस कोल और लैग्नाइट। तो यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा ना, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ कोल। नंबर 23, विच गैसोलीन इज़ बेटर। अब इसमें से बताएं कि कौन सा गैसोलीन अच्छा होगा। अगर हमारे पास लो बॉइलिंग पॉइंट है उसका, तो ये भी अच्छा होगा। ऑक्टेन नंबर जितना ज़्यादा हाई होगा उतना वो अच्छा गैसोलीन होगा, मतलब पेट्रोल वगैरह। और अगर लो मॉलिक्यूलर मास होगा तब भी वो अच्छा होगा। मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। 24, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन BR और ये। अच्छा जी, आइसोमेरिज्म के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर कि ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसके साथ लाजमी है कि इसके ऊपर दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। लाइक यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ब्रोमीन है। आप इसको ऐसे लिख दो या आप इसको ऐसे लिख दो कि ब्रोमीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। आपको मैंने आइसोमेरिज्म पढ़ाया हुआ है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये ब्रोमीन दोनों साइड पे है, यहाँ पे हाइड्रोजन दोनों साइड पे। तो अगर इस तरह का आइसोमर जो बनता है दैट इज़ नोन एज सिस आइसोमर। लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन और ब्रोमीन अपोजिट साइड पे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड पे हैं, मीन्स दिस इज द ट्रांस आइसोमर। सो ऐसे मॉलिक्यूल जो कि सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, दीज इनको हम कहते हैं कि दे शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, हेंस ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। नंबर 25, टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन इन दिस वन मॉलिक्यूल, इथाइन का मॉलिक्यूल है, एसिटिलीन भी बोलते हो आप इसको, ठीक है। कहते हैं इसके अंदर हाइब्रिडेशन कौन सी है, तो ट्रिक यूज़ करो। एक बॉन्ड ये है, ट्रिपल बॉन्ड को भी सिंगल कंसिडर कर लो, इसका मतलब इसने दो बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो ये हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन। नंबर 26, फार्मूला फॉर थायोफीन। थायोफीन में क्या होता है, थायोफीन में हमारे पास 5 मेंबर रिंग है, CH2 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 और यहाँ पे आप ऑक्सीजन लगा दो, ठीक है। साइक्लोपेंटेन में से एक कार्बन हटा दो, उसके साथ उसकी जगह पे क्या लगा दो, हेट्रो एटम लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो। इनसे यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़, अच्छा थायोफीन है सॉरी, तो आप सल्फ़र लगाओगे। जो जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो जहाँ पे आपको थायो नज़र आए ना, थायो का मतलब है कि वहाँ पे क्या मौजूद है, सल्फ़र मौजूद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सल्फ़र मौजूद है, हेंस ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन। यहाँ पे हमारे पास ये ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन अगर है तो इसको हम कहते हैं फ्यूरान। ये हमारे पास नाइट्रोजन है तो इसको हम कहते हैं पायरोल, और ये भी हमारे पास सेम ही है, ठीक है, इनके अंदर फ़र्क कोई नहीं है। अच्छा, नंबर 27, नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ ब्यूटेन इज़। अब ब्यूटेन के कितने आइसोमर पॉसिबल हैं, ब्यूटेन क्या होता है, ब्यूट का मतलब 4, तो 1 2 3 और ये 4, बाकी आप इसके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच कर दो तो एक आइसोमर इसका ये हो जाएगा, स्ट्रेट चेन के अंदर है, ये स्ट्रेट चेन के अंदर आइसोमर बना लो उसका। दूसरा आइसोमर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 और एक इसकी हम ब्रांच निकाल लेते हैं, ठीक है। ये जो डंडियाँ मैंने लगा दी हैं इसका मतलब है कि यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है। तो कितने आइसोमर पॉसिबल हैं, 2 आइसोमर, एक हमारे पास स्ट्रेट चेन के अंदर है तो दिस इज़ एन ब्यूटेन, और अगर आपके पास ये स्ट्रेट चेन से एक ब्रांच निकल आए तो उसको क्या वर्ड यूज़ करते हो, आइसो, ये बन जाएगा आइसो
ब्यूटेन, हेंस ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। ठीक है, ब्यूटेन के जो है ना आइसोमर्स कितने होते हैं, 2 आइसोमर पॉसिबल होते हैं, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। ना वी हैव MCQ नंबर 28 फार्मूला ऑफ फ्यूरान। फ्यूरान का आपको मैंने बता दिया कि अगर हमारे पास 5 मेंबर रिंग है, वहाँ पे ऑक्सीजन एटम अटैच हो जाए, सो दैट वुड बी फ्यूरान। ठीक है, और 29, अच्छा ये जो हमारे पास है दैट इज़ नोन एज नेफ्थलीन। ये हम लोगों ने कहाँ पे किया था, बेंजीन के जो कंपाउंड्स थे वहाँ पे पढ़ा था। ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ बेंजीन। 29, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राइमरीली इज़, कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड हम मेनली कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, प्लांट्स और एनिमल से ना, सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। नंबर 30, वूलर सिंथेसाइज्ड फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी आपको मैंने केमिकल रिएक्शन भी बता दिया था कि वूलर ने कौन सा कंपाउंड बनाया था, यूरिया। ठीक है, विच इज़ ऑर्गेनिक, और इसको किस चीज़ से बनाया था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, जो आपको मैंने बता दिया, अमोनियम कार्बामाइड। 31, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन प्रोड्यूस लॉन्ग चेन इज डैश। देखो कार्बन की प्रॉपर्टी होती है कि स्ट्रेट चेन के अंदर मतलब अपने साथ बॉन्ड बना सकता है, या इसकी आप ब्रांचेस निकाल लें तब भी पॉसिबल होता है। ठीक है, आप हर साइड से इसकी ब्रांचेस लेकर जा सकते हो। नाउ दिस प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी इज ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटिनेशन, हिंस ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। तो कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है दैट इज़ फॉर कार्बन। 32, इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पीट इज़ कन्वर्टेड इनटू डैश। अगर आपके पास पीट है, उसको आप हाई टेम्परेचर दे देते हो और उसके बाद प्रेशर उसके ऊपर लगा देते हो, तो कहता है वो किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होगा। सो वेरियस ऑप्शंस आर गिवन, लैग्नाइट है, बिटुमिनस कोल है, या फिर एंथ्रासाइट है। सो इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास बनता है दैट इज़ लैग्नाइट, हेंस ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन। 33, कोल इज़ यूज्ड टू बेक ब्रिक्स इन लाइम किलन। लाइम किलन के अंदर हम क्या पकाते हैं, जो ब्रिक्स होती हैं उनको मतलब हीट किया जाता है ताकि वो पक जाएं। सो उसके अंदर कितना कोयला यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट यूज़ की जाती है, 80%, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। 34, आइसो ऑक्टेन बर्न स्मूथली हैविंग आर्बिट्ररी वैल्यू ऑफ ऑक्टेन नंबर डैश। अगर हम आइसो ऑक्टेन की बात करते हैं तो इसकी जो आर्बिट्ररी वैल्यू रखी गई है दैट इज़ 100, और इस जितनी ऑक्टेन नंबर वैल्यू होगी अच्छी, तो इसका मतलब वो एंटी नॉकिंग एजेंट हम उसमें नहीं ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो इंजन फिर नॉकिंग नहीं करेगा। सो अगर हम आइसो ऑक्टेन की बात करते हैं तो इंजन के अंदर स्मूथली बर्न कर रहा होता है, मतलब कोई हमारे पास नॉकिंग नहीं आती है इंजन से, और इसका जो ऑक्टेन नंबर रखा गया दैट इज़ 100। 35, यहाँ पे देखो 5 मेंबर रिंग है, इसके साथ सल्फ़र जो है वो अटैच्ड है, कार्बन की जगह हेट्रो एटम है, और ये हमारे पास किस चीज़ का फार्मूला है, तो ये सल्फ़र है। सल्फ़र को कंपाउंड्स को आप क्या कहते हो, थायोफीन, थायो कहते हो, इसका मतलब है दिस इज थायोफीन, हेंस ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। दिस फंक्शनल ग्रुप ऑफ डैश, तो आपको मैंने पहले बता दिया था, COOH डबल बॉन्ड OH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, हेंस ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। ये लिखा हुआ है कि इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ डैश, इसको हम कार्बोक्साइल तो कहते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि किसका फंक्शनल ग्रुप है, कौन सी क्लास का है, सो दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। 37, ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ ईथर, ROR, ठीक है, CH3 ऑक्सीजन और CH3। इसी तरह हमारे पास अल्कोहल है, CH3, CH2 और OH। अब इसमें क्या चीज़ कॉमन है, कॉमन ये है कि इसके अंदर भी 2 कार्बन एटम मौजूद हैं, C2 है, हाइड्रोजन्स कितने हैं, 6 हैं, और 1 ऑक्सीजन है। इसके अंदर भी क्या है, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इसका मतलब है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, दोनों का सेम है। लेकिन अगर आप देखो तो इस एक के अंदर क्या है, हमारे पास ईथर फंक्शनल ग्रुप है, दूसरे के अंदर क्या है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या हो गए हैं, दीज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। नंबर 38, विच हैज़ sp हाइब्रिडाइजेशन, तो sp हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पे होगी जहाँ पे कार्बन 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, हिंस ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। यहाँ पे हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, यहाँ पे हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, यहाँ पे कार्बन है, तो ये आपको पहले बता दिए, डबल बॉन्ड को सिंगल कंसिडर कर लो, 2 इसने कंसिडर कर लो, सॉरी 2 इसने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए 3 टोटल बॉन्ड, तो एक ऐसा और 2 पीस मिला दो, 3 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, तो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQ नंबर 39, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिराइव्ड फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ डैश। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, प्लांट से और एनिमल से कर सकते हैं, ये दोनों क्या हैं, दीज बोथ आर लिविंग
हेंस ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं, दीज आर द लिविंग क्रिएचर, ऑप्शन नंबर सी जो हमारे पास राइट है। नंबर 40, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम डैश। इनऑर्गेनिक को हम मिनरल से ऑब्टेन करते हैं, सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। जैसे हमारे पास है ना मिनरल, लाइक नाइट्रिक एसिड है, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, इनको हम क्या करते हैं, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक इन नेचर है, और जो इनऑर्गेनिक होते हैं उसको हम ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, मिनरल से। 41, वाइटल फोर्स थ्योरी इज डैश। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय देमसेल्फ। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये वाइटल फोर्स थ्योरी का मेजर पॉइंट था। अगर आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने हैं तो आप इसको लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक से नहीं बना सकते, जिसको किसने गलत कर दिया था, फ्रेडरिक वूलर ने। हेंस ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड बाय विच वर्क ऑफ साइंटिस्ट। 43, फ्रेडरिक वूलर प्रिपेयर कंपाउंड फ्रॉम इमोनियम साइनेट। कौन सा कंपाउंड बनाया था, 2 दफ़ा 3 दफ़ा रिपीट हो गया, ऑप्शन नंबर डी, यूरिया की फॉर्मेशन की थी। एन एलिमेंट एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या चीज़ लाजमी होनी चाहिए, मेन जो पार्ट होगा कंस्टिट्यूएंट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कार्बन एटम लाजमी होना चाहिए। और इसके साथ कॉमनली क्या चीज़ होना चाहिए, दैट शुड बी हाइड्रोजन। सो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज राइट वन। एलिमेंट कॉमनली प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, लाजमी कौन सा है, कार्बन। कॉमनली उसके साथ हाइड्रोजन होता है। आपको कार्बन मतलब बाकी इसके साथ एलिमेंट आपको नज़र आएंगे, लेकिन हाइड्रोजन जो है इसका बहुत अच्छे वाला दोस्त है, इसका साथ कभी नहीं छोड़ता, तकरीबन हर जगह इसके साथ मौजूद होता है। 46, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डैश, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। यस, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना, दीज आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, जो इनसे डिराइव होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, मीथेन का मॉलिक्यूल है, आप इसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर दो, इसकी जगह OH लगा दो, अल्कोहल बन गया। ये अब किधर से डिराइव हुआ है, इसी हाइड्रोकार्बन से डिराइव हुआ है। उसके बाद आप हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, इसके साथ कार्बोनाइल ग्रुप लगा दो, एल्डिहाइड बन गए। ये हमारे पास कहाँ से ऑब्टेन हो गए, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन से ही डिराइव हुए हैं। सो इसलिए हम कहते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। 47, सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ से हमारे पास MCQs हैं। सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड डैश। अभी आपको बता दिया कि दिस इज नॉन एज कैटिनेशन, हेंस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। 48, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर इन डैश नेचर। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हम देखते हैं तो मेनली क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन। और कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, दैट इज़ ऑलमोस्ट सेम। 100% सेम नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। इसका मतलब है दे डोंट हैव द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब है कि ये क्या है, दीज आर नॉन पोलर। और दूसरी बात ये है नॉन पोलर है। एक बात तो ये है कि दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं दे आर नॉन पोलर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना मौजूद नहीं होता बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। दूसरी बात कि यहाँ पे कार्बन या फिर कार्बन हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। तो अगर शेयरिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है दैट इज कोवेलेंट। तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कोवेलेंट इन नेचर, हेंस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। और ये पोलर नहीं होते बल्कि ये नॉन पोलर होते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाते। 49, जनरल फार्मूला ऑफ स्टार्च इज। अब स्टार्च का हमारे पास जनरल फार्मूला जो होता है दैट इज C6H12O5 होल N, हेंस ऑप्शन नंबर बी जो है ना दैट इज करेक्ट। अब स्टार्च क्या है, स्टार्च हमारे पास है पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट्स है, पॉलीसेकेराइड है। और इसमें याद रखें कि इसमें फ्रुक्टोज मोनोमर होता है, ठीक है, और सॉरी ग्लूकोज मोनोमर। इसमें हमारे पास क्या होता है, तो ग्लूकोज मोनोमर होता है, जिसमें अगर हम देखते हैं तो अल्फ़ा 1,4 लिंकेज की मदद से ये जॉइंट होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप लीनियर पॉलीमर इसका देखते हो तो दैट इज़ एमाइलोज, और फिर ब्रांच पॉलीमर जो होता है दैट इज़ एमाइलोपेक्टिन। नंबर 50, अ प्रॉपर्टी इन विच अ कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। इससे पहले मैंने आपको ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिए थे, एक आइसो और दूसरा एन पेंटेन। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट, और इस फिनोमेना को आप क्या कहते हो, दिस इज़ नोन एज आइसोमेरिज्म। जैसे याद रखो हमारे पास है 1 2 3 4 और ये 5, या आप इसके साथ डंडियाँ लगा दो, मतलब बॉन्ड्स लगा दो, ठीक है, बैलेंस कर देना इसको। फिर हमारे पास ये हो जाएगा इस तरह। फिर हमारे पास एक और हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, हम कुछ यूँ ड्रॉ कर लेते हैं।
आई थिंक सो आपको ऑलरेडी पता भी होगा, लेकिन शायद कुछ मेरी तरह नालायक होंगे तो उनको पता नहीं होगा। नालायक कोई नहीं होता, लेकिन हमारे एक प्रोफेसर थे, वो कहते थे कि नालायक कोई नहीं होता, लेकिन आप लोग की जो दिमाग है ना उसके ऊपर ताले लगे होते हैं। इसका मतलब आप लोगों को सब कुछ आता है। एनीवेज, इसमें अगर आप देखो स्ट्रेट चेन के अंदर जिसको क्या कहते हो, दिस इज नॉन एज एन पेंटेन। यहाँ पे अगर देखो तो ये हमारे पास स्ट्रेट चेन है, एक इसकी दुम निकली हुई है, ब्रांच निकली हुई है। सो एक दुम अगर निकले तो उसके लिए आप आइसो यूज़ करते हो, 5 कार्बन है तो ये हो जाएगा आइसोपेंटेन। इसी तरह हमारे पास ये 3 स्ट्रेट चेन के अंदर ये एक दुम बना लो, दूसरी दुम बना लो। अगर 2 दुमें निकली हैं स्ट्रेट चेन से, ये क्या हो जाएगा, नियो, और 5 कार्बन टोटल है तो ये हो जाएगा नियोपेंटेन। अब इनमें अगर आप देखो ना तो यहाँ पे ये स्ट्रेट चेन है, यहाँ पे एक ब्रांच निकली हुई, यहाँ पे 2 ब्रांच निकली हुई हैं, ठीक है। ये जो ब्रांचेज निकली हुई इनको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। तो इन सब का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है दैट इज C5H12, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, डिफरेंट है। दीज 3 आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, दीज आर द आइसोमर्स। और इस फिनोमेना को आप क्या कहते हो, आइसोमेरिज्म। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन डैश, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होंगे। आप लोगों ने एक प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अभी आपको मैंने पहले बता दिया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, इनमें कार्बन और हाइड्रोजन मेनली होता है, और कार्बन हाइड्रोजन की वजह से ये क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। अगर ये नॉन पोलर है तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिजॉल्व होंगे, पोलर के अंदर आप इसको डिजॉल्व नहीं कर सकते। उसके बाद बेंजीन है और पेट्रोलियम ईथर है, ये हमारे पास नॉन पोलर इनके अंदर डिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसने क्लासीफाई ब्रॉड क्लासेस में अगर आप देखो क्लासिफिकेशन में तो नॉन पोलर के अंदर ये बेंजीन और पेट्रोलियम ईथर ही आते हैं। पोलर के अंदर अगर आप देखो तो वाटर आपसे आ सकता है कि वाटर के अंदर क्यों नहीं सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वाटर हमारे पास क्या होता है, वाटर इज पोलर इन नेचर, यहाँ पे नेचर इनकी डिफरेंट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास 32 इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ से कुछ एमसीक्यूज है। विच इज़ नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें से बताएं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से वाला नहीं है। ग्लूकोज C6H12O6, इसका मतलब है कार्बन मौजूद है इसके अंदर। मेडिसिन के अंदर क्या होता है, हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जिसका मतलब इसके अंदर भी कार्बन मौजूद होता है, सो दिस इज आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्लास्टिक्स हम पढ़ते हैं, इसके अंदर भी कार्बन मौजूद है, इसका मतलब दिस इज आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। टेफ्लॉन वगैरह, आप नायलॉन वगैरह पढ़ते हो। नंबर डी हमारे पास वाटर है, तो वाटर के अंदर क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, कार्बन हमें नज़र नहीं आ रहा, हिंस दिस इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। वाटर क्या है, वाटर इज इनऑर्गेनिक इन नेचर। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करो ना। अगर आप लाइक करोगे तो फिर यूट्यूब वीडियोस प्रमोट करेगा मेरी, और फिर मुझे फ़ायदा होगा। देखो आप लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है, मुफ्त में वीडियोस देख रहे हो। अगर ये वीडियोस आप एकेडमीज़ वगैरह में जाके देखते हो तो आपको कितनी फ़ीस देनी होती है। 53 फॉसिल फ्यूल्स आर डैश, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोयला, ऑल ऑफ दीज ऑल आर फॉसिल फ्यूल्स, ये सब के सब हमारे पास फॉसिल फ्यूल से डिराइव होते हैं। 54 फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म अंडरग्राउंड ड्यू टू, अब फॉसिल फ्यूल्स की फॉर्मेशन किस वजह से होती है अंडरग्राउंड। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है, एट सेल्फ फ्रॉम मिनरल, नहीं। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म अंडर द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, हाँ ये ठीक है वैसे। नेक्स्ट हमारे पास है डिकम्पोजिशन ऑफ लिविंग बॉडीज विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 55 पीट इज कन्वर्टेड इनटू डैश ड्यू टू बैक्टीरिया एंड केमिकल रिएक्शन। अब पीट कहता है कि किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया जाता है जब इसके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और केमिकल रिएक्शन हो जाता है। सो पीट इज कन्वर्टेड इनटू कोल, हिंस ऑप्शन नंबर ए जो है दिस इज द राइट ऑप्शन। सो ये देखिए हमारे पास पीट है, ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड हीट इट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू लिग्नाइट, और अल्टीमेटली हमारे पास क्या बनता है, कोल। तो इसका मतलब पीट इज़ कन्वर्टेड इनटू कोल, और फिर कोल को हम क्या करते हैं, फर्दर कन्वर्ट कर देते हैं बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। सो अगर हम अल्टीमेट देखते हैं तो हमारे पास पीट को कन्वर्ट कर देते हैं कोल के अंदर, लेकिन पीट को पहले हम लिग्नाइट के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर थोड़ी सी एम्बिग्विटी है, इसने लिग्नाइट भी दे दिया हुआ है और इसने हमारे पास कोल भी दे दिया हुआ है, लेकिन अल्टीमेट जो है ड्यू टू बैक्टीरिया एंड केमिकल रिएक्शन, सो दिस वुड बी ऑप्शन नंबर ए, कोल। 56 हमारे पास है, वुड अंडर द बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शन गेट कन्वर्टेड इनटू डैश। वुड को हम किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, अंडर द बैक्टीरियल एंड केमिकल एक्शन, सो दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, पीट। वुड को हम पहले पीट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो फिर आगे हम लिग्नाइट और
कोल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। 57 हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट 500 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट इनटू डैश। कोल है, इसको आपने हीट कर दिया इन द एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कोक विच इज़ कार्बन, सिंपल कार्बन। फिर हमारे पास आएगा कोल गैस, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। और फिर हमारे पास क्या आता है, कोल टार के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। और टेम्परेचर याद रखें 500 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम इसको देते हैं। सो एनीथिंग विच इज़ हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज नॉन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, ये कोल क्या क्या कर रहे हो, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर रहे हो। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे कोल की तो हमारे पास क्या होगा, कोक, कोल गैस और कोल टार की प्रोडक्शन होगी। और कोल टार को फिर हम फर्दर बेंजीन के कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और बाकी भी सो ऑन। अच्छा, दूसरी हमारे पास जो डिस्टिलेशन होती है दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, हम सेपरेशन करते हैं, सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ एयर हम कोल को कन्वर्ट कर देते हैं कोक, ये तीनों के अंदर। हिंस ऑप्शन नंबर डी जो है दिस इज द राइट वन। 58 फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ विच सेपरेट मैनी कंपाउंड। अब कहता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर हम करते हैं तो इसमें से किस चीज़ को कौन से कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। सॉरी, ये हमारे पास पूछ रहा है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ विच सेपरेट मैनी कंपाउंड, इसमें से ऐसा कौन सा है जिसकी अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट अगर हम इनको सेपरेट आउट करते हैं तो इससे ज़्यादा कंपाउंड किस चीज़ से बन सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ना दैट इज़ कोल टार। कोल टार से हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन पहले हम इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, हमें इसको हीट करना पड़ेगा और हीट करने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इनको हम डिफरेंट सब्सटेंसेस के अंदर, कंपाउंड के अंदर सेपरेट आउट कर सकते हैं। 59 टोटल कोल रिसोर्सेज इन पाकिस्तान आर एस्टिमेटेड बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान। अब टोटल कोल एस्टिमेट जो है ये हमारे पास होते हैं तकरीबन 184। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी ही होगा। नंबर 60 अबाउट 80% ऑफ कोल इज़ यूज इन डैश। अभी इससे पहले आपको मैंने बता दिया था टू बेक ब्रिक्स इन लाइम किलन। इन ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा कोयला जो है वो यूज़ किया जाता है। 61 अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन इज डैश। अब इसमें से बताएं कोक है या पेट्रोलियम है या कोल टार है या फिर नेचुरल गैस है। लो बॉइलिंग हमसे पूछ रहे हैं ना, तो लो बॉइलिंग जो है दैट इज नेचुरल गैस। ठीक है, हिंस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि कार्बन नंबर कम है। ठीक है, इसके अंदर कार्बन नंबर क्या है, एक भी हो सकता है, मतलब मीथेन भी हो सकता है, दो हो सकते हैं इथेन, या फिर 3 प्रोपेन और या फिर 4। तो वैसे ही हमें पता है कि कार्बन 1 to कार्बन 4 हमारे पास क्या होते हैं, ये होते हैं गैशियस स्टेट के अंदर, और 5 to 17 जो है ये हमारे पास लिक्विड्स में होते हैं, और ग्रेटर देन 17 अगर होंगे तो वो सॉलिड स्टेट्स में होंगे। तो ये जो है इसके अंदर कार्बन कंटेंट कम है और इसकी स्टेट जो है वो गैशियस स्टेट है, जिसका मतलब है दे आर लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स, नेचुरल गैस जो है। नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल गैस मेनली कंटेन डैश। तो अभी आपको पहले बता दिया था कि मेनली इसके अंदर क्या होता है, मीथेन प्रेजेंट होता है, बाकी इसके अंदर इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन जो है वो स्मॉल अमाउंट में होते हैं। 63 मिनरल ऑयल इज़ कॉल्ड डैश। अब इसमें से बताएं कि मिनरल ऑयल कौन से वाला है। सो राइट ऑप्शन हमारे पास जो बनेगा दैट इज़ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है ये हमारे पास मिनरल ऑयल है। 64 हमारे पास है पेट्रोलियम ऑब्टेन फ्रॉम रॉक एज ब्लैकिश कलर इज़ डैश। अब हम जब निकालते हैं ऑयल को तो रॉक से निकालते हैं ना, अब उसका कलर अगर ब्लैकिश है तो उसको आप क्या कहते हो, दैट इज़ नॉन एज क्रूड ऑयल। और फिर क्रूड ऑयल की हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, फिर इसको हम डिफरेंट सब्सटेंसेस के अंदर, डिफरेंट फ्रैक्शंस के अंदर इसको कन्वर्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। 65 अटक ऑयल रिफाइनरी हैज़ कैपेसिटी। अब अटक ऑयल कितना ऑयल जो है प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज़ 1.2 मिलियन टन्स, 25 मिलियन टन्स। और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑयल रिफाइनरी है दैट इज़ पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी एंड नेशनल ऑयल रिफाइनरी एट कराची। तो इसकी कैपेसिटी हमारे पास होती है तकरीबन 2.13 मिलियन टन्स। ठीक है, हमारे पास टोटल कितनी है, 4 हैं, कितनी होगी, ये हमारे पास हो गई अटक वाली हो गई है, ये हमारे पास है पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी 2, नेशनल ऑयल रिफाइनरी 3 हो गई है, और 4 जो हमारे पास होती है दैट इज़ पाक अरब रिफाइनरी। ठीक है, जो नेक्स्ट MCQ के अंदर हमें मिल जाएगा। MCQ नंबर 67 अटक ऑयल रिफाइनरी इज़ लोकेटेड एट डैश।
मोरगा रावलपिंडी, ठीक है, रावलपिंडी के अंदर अटक ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड है। 68 पाक अरब रिफाइनरी इज़ लोकेटेड इन डैश। अब ये है मोहम्मद कोट मुल्तान में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। अच्छा, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस एक दफ़ा देख लें। नेक्स्ट हमारे पास है 7.5 क्रैकिंग एंड रिफॉर्मिंग। इससे लाजमी कहीं ना कहीं पे आपको एक सवाल देखने को मिलता है जितने भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट हैं। नंबर 69 फ्रैक्चरल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम यील्ड्स ऑफ गैसोलीन। अब अगर आपके पास पेट्रोलियम है, अगर आप उसकी फ्रैक्चरल डिस्टिलेशन करते हो तो आपके पास पेट्रोल गैसोलीन जो है वो कितना ऑब्टेन होता है, दैट इज़ 20%। हेंस ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। 70 converting of petroleum fraction like kerosene oil and gas oil into gasoline is called dash। अब ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है, दैट इज़ नोन एज क्रैकिंग, ठीक है। हमारे पास हायर हाइड्रोकार्बन है, आपने उसको लो हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट करना है, सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज क्रैकिंग। नंबर 71 हेक्साडीकेन स्प्लिट अप इनटू कंपाउंड्स। हेक्साडीकेन का मतलब जहाँ पे 16 कार्बन एटम होंगे, 16 कार्बन होंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या लग जाएगा, CnH2n+2। 16 कार्बन है तो ये 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32 और ये 34, तो H हो जाएगा 34। तो यहाँ पे देखिए इसने दिया हुआ, कहता है अगर हम इसको हीट करते हैं, इसको ब्रेक करेंगे तो इससे क्या क्या चीज़ें ऑब्टेन हो सकती है। इससे C7 भी ऑब्टेन हो सकता है। C7 होगा तो H कितना बनेगा, 14 + 16, और प्रोपीन भी इससे बन सकता है, इथेन भी बन सकता है। हिंस ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है। प्रोपीन में क्या होता है, 1 2 और ये 3, एक डबल बॉन्ड लगा दो, प्रोपीन बन जाएगा। इथेन में क्या होगा, 2 कार्बन है, बाकी हाइड्रोजन के साथ वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दो तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, इथीन। तो यहाँ हमारे पास जो बनेगा ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। 72 अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डैश। देखो 2 टाइप के हाइड्रोकार्बन आप पढ़ते हो, सेचुरेटेड जहाँ पे हम अल्केन पढ़ते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर अनसेचुरेटेड जहाँ हम पढ़ते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जहाँ मल्टीपल बॉन्डिंग होती है बिटवीन कार्बन एटम, तो इथीन हम पढ़ते हैं और फिर इथाइन पढ़ते हैं। तो इसके बारे में पूछ रहे हैं कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैन बी प्रिपेयर बाय डैश। अगर आपने अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने हैं तो उसके लिए आपको थर्मल क्रैकिंग करनी पड़ती है। थर्मल मीन्स कि इन द प्रेजेंस ऑफ हीट आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है उसको हीट करना होता है, तो तब हमारे पास क्या होंगे, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेंगे। 73 बेटर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन विद हाई ऑक्टेन नंबर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मेथड। अब अगर आपको गैसोलीन की क्वालिटी हाई चाहिए है जिसका ऑक्टेन नंबर भी ज़्यादा होगा, तो आप कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ कैटालिटिक क्रैकिंग। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 74 लोअर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर प्रिपेयर्ड प्रेफरली बाय डैश। अगर आपको लोअर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए आप कौन सा मेथड जो है वो एम्प्लाई कर सकते हो या यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम भाप जो होती है ना, वाटर वेपर्स, उसको हम स्टीम कहते हैं। तो अगर आप स्टीम दोगे तो आपके पास क्या बनेगा, लोअर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेंगे। अगर आपको बेटर क्वालिटी गैसोलीन चाहिए तो आपने कैटालिटिक क्रैकिंग करनी होगी। और कैटलिस्ट कौन कौन से यूज़ होते हैं, दैट इज़ सिलिकॉन डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। 75 कैटलिस्ट यूज्ड इन कैटालिटिक क्रैकिंग इज़ सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 जिसको आप सिलिका बोलते हो, और दूसरा Al2O3 जिसको आप एल्यूमिनियम बोलते हो कॉमनली, ठीक है। दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, दीज आर द कैटलिस्ट which are used in catalytic cracking. Number 76 a problem of combustion initiation before the spark plug fire is called। अब अगर प्लग आप मतलब ऑन करते, स्विच ऑन करते तो उससे पहले आपको आवाज़ सुनाई देती है, दैट आवाज़ इज़ नोन एज नॉकिंग। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, दैट इज़ द राइट वन। अगर ऑक्टेन नंबर हाई होगा तो ये नॉकिंग कम हो जाएगी। 77 क्रैकिंग प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम बाय डैश। क्रैकिंग आप किस तरह ओवरकम कर सकते हो। सो इसका राइट ऑप्शन जो हमारे पास बनेगा, दैट इज़ रिफॉर्मिंग कर दो, टेट्राइथाइल लेड ऐड कर दो, या ऑक्टेन नंबर ज़्यादा कर दो। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। 78 हाईएस्ट ऑक्टेन नंबर इज़ फॉर डैश। अब ये रट्टे वाली बात है, ठीक है, आपने इसको याद करना होता है कि हाईएस्ट ऑक्टेन नंबर जो है ना, दैट इज़ फॉर आइसो ऑक्टेन, या जिसको आप 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन भी कहते हैं। दिस इज पीटीन लिखा है उसने, दिस इज पेंटेन, 5 कार्बन होते हैं ना। हेंस ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ करेक्ट। 79 एन ऑक्टेन नंबर ऑफ 100 इज़ गिवन टू डैश। अब जो आर्बिट्ररी वैल्यू हम देते हैं 100, तो वो हम लोगों ने दी है किस चीज़ को, आइसो ऑक्टेन को। हेंस ऑप्शन नंबर सी ए जो है दैट इज़ करेक्ट।
ऑक्टेन का मतलब 8 कार्बन एटम, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7, इसमें से एक कहीं से ब्रांच निकाल दो तो ये बन जाएगा आइसो ऑक्टेन, और इसका जो ऑक्टेन नंबर है दैट इज़ 100, ठीक है, हमने इसको आर्बिट्ररी वैल्यू क्या दी हुई है, दैट इज़ 100। 80 विच इज़ एन एफिशिएंट एंटी नॉकिंग एजेंट। एंटी नॉकिंग एजेंट का मतलब जो नॉकिंग को प्रिवेंट करता है, जो उसको रोक सकता है, वो कौन से वाला इफेक्टिव है, दैट इज़ टेट्रा इथाइल लेड। इससे पहले आपको स्ट्रक्चर भी बना के दिया था टेट्रा इथाइल लेड का। दिस इज़ एफिशिएंट एंटी नॉकिंग एजेंट जो कि इंजन के अंदर डाला जाता है ताकि इंजन नॉकिंग ना करे। ना वी हैव एमसीक्यू नंबर 81, हमसे पूछ रहा है कि अगर हमारे पास हो एन ब्यूटेन, वो किस टाइप ऑफ कंपाउंड होगा, स्ट्रेट चेन एलिफेटिक कंपाउंड, ठीक है, 1 2 ये 3 और ये 4, ठीक है, दिस इज़ व्हाट स्ट्रेट चेन है, कोई बेंजीन रिंग नहीं है, दिस इज एन ब्यूटेन, hence this is what this is straight chain aliphatic compound, hence option number A is the right one। 82 बेंजीन बिलोंग टू डैश ग्रुप। बेंजीन के अंदर क्या है, बेंजीन में हमारे पास होता है अल्टरनेट डबल एंड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, ठीक है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, इसका मतलब दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन के जो भी कंपाउंड्स होते हैं इनको हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। 83 फिनोल बिलोंग टू ग्रुप ऑफ डैश। फिनोल का आपको मैंने पहले बताया था, अगर आपके पास बेंजीन रिंग है उसके साथ OH लगा दो तो फिनोल बन जाएगा। अब यहाँ पे बेंजीन रिंग है ना, इससे पहले आपको बता दिया एरोमेटिक कंपाउंड्स कहेंगे तो इसका मतलब है फिनोल इज एरोमेटिक कंपाउंड, मींस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। 84 नेफ्थलीन एंथ्रेसीन टोल्वीन बेंजल्डिहाइड बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ डैश। ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, दीज आर एरोमेटिक। नेफ्थलीन का आपको मैंने जब वो पढ़ाया था बेंजीन की जो 185 MCQs किए थे, आपको मैंने बताया था कि अगर 2 बेंजीन रिंग फ्यूज कर दोगे तो इससे क्या बनेगा, नेफ्थलीन बन जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास 3 बेंजीन रिंग है, आप 3 बेंजीन रिंग को फ्यूज कर दो तो इससे आपके पास बन जाएगा एंथ्रेसीन। इसी तरह आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, दिस इज टोल्वीन। आपको मैंने ये बताया था अगर बेंजीन रिंग है उसके ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, इस एल्डिहाइड ग्रुप ना, तो दिस इज दीज ऑल कंटेन, सिंस दीज ऑल कंटेन बेंजीन रिंग, इसका मतलब है कि दीज ऑल आर एरोमेटिक कंपाउंड। यार देखो कितनी 52 मिनट की वीडियो की, थक गया हूँ, बोला भी नहीं चाह रहा। 85 पेरिडीन फ्यूरान पायरोल थायोफीन बिलोंग्स टू डैश। अभी इससे पहले आपको मैंने बताया था कि मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा, तो दीज ऑल आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, दीज ऑल आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसमें क्या होता है कि हम कार्बन एटम को रिप्लेस कर देते हैं किसी दूसरे एटम के साथ। लाइक हमारे पास पेरिडीन में क्या होता है कि हमारे पास 6 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, ये सारा डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हम एक नाइट्रोजन ऐड कर देते हैं, तो दिस इज़ नॉन एज व्हाट, दिस इज़ पायरिडीन। आप इसको सीक्वेंस के साथ अपने पास नोट कर लें। फ्यूरान में क्या होता है कि 5 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे आप ऑक्सीजन जो है वो ऐड कर दो। पायरोल में क्या होता है, पायरोल हमारे पास ये है कि ये 5 मेंबर्ड रिंग है, इसमें आप नाइट्रोजन ऐड करो तो ये पायरोल बन जाएगा। 6 मेंबर्ड रिंग है तो एक नाइट्रोजन ऐड करोगे तो पैरिडीन, और 5 मेंबर्ड रिंग है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पायरोल। थायोफीन में क्या होता है, आपको मैंने पहले बता दिया था कि थायो का मतलब सल्फर, तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पे सल्फर ऐड कर दोगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, दिस वुड बी थायोफीन। और ये सारे हमारे पास कहते हैं को नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, इसका मतलब है कोई दूसरा एटम मौजूद है अदर देन कार्बन। तो हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, जैसे होमोजीनियस कैटालिसिस आप पढ़ते हो, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस पढ़ते हो, तो राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा ऑप्शन नंबर बी। होमो का मतलब सेम, हेट्रो का मतलब डिफरेंट। 86 द सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हैव द जनरल फार्मूला। अब इनका जनरल फार्मूला जो होता है दैट इज CnH2n, हिंस ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट वन। अच्छा जी, नंबर 87 कंपाउंड कंटेनिंग वन और मोर एटम इन द रिंग ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आर कॉल्ड डैश। अब जैसे आपको मैंने ये पहले बता दिया कि ये कार्बन के अलावा बाकी एटम जो है वो रिंग के अंदर मौजूद हो सकते हैं, सो दीज आर नोन एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इस ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नंबर 88 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, फार्मूला ऑफ एंथ्रेसीन। एंथ्रेसीन का फार्मूला आपको मैंने बता दिया कि 3 मेंबर्ड रिंग है, 3 बेंजीन रिंग है, 1 2 3, ये फ्यूज कर दो इनको तो ये एंथ्रेसीन बन जाएगा। ये हमारे पास क्या है, टोल्वीन। नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ कर दिया था, ये हमारे पास होता है फिनांथरीन, दिस इज़ फिनेंथरीन, ठीक है। स्पेलिंग आप इसको प्लीज़ सर्च कर लीजिएगा अगर मैंने गलत लिखा। फिनांथरीन, ये सारे के सारे क्या हैं, दीज ऑल आर एरोमेटिक बिकॉज दीज ऑल कंटेन बेंजीन रिंग।
89 में हमसे क्या पूछ रहा है, अ फंक्शनल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ डैश। फंक्शनल ग्रुप के अंदर एटम भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं। हेंस ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ करेक्ट। लाइक आपके पास आर है, उसके साथ एक्स लगा दो, लाइक सी एल लगा दो तो ये एटम हो गया। आपके पास आर है, आप ओ एच लगा दो तो ये क्या हो गया, ग्रुप ऑफ एटम हो गया। लाइक कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, इसका मतलब है कि ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो इसका मतलब है डबल बॉन्ड भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी अटैच्ड हो सकते हैं। सो दीज ऑल वुड एक्ट एज अ फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप जैसे हमारे पास है, लाइक आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, ठीक है, आप 12th क्लास तो आपकी कॉलेज के अंदर बहुत सारी होंगी। एक के अंदर ICS वाले बैठते हैं, एक के अंदर इंजीनियरिंग वाले बैठते हैं और एक के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, मेडिकल वाले बैठते हैं। तो इसका मतलब है कि सारे हैं 12th क्लास, लेकिन ICS वाले अपनी ब्रांचेस में जाएंगे, इंजीनियरिंग वाले अपने कॉलेजेस में जाएंगे, मेडिकल वाले MBBS वगैरह के मेडिकल की फील्ड्स में आएंगे। तो इन सब की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि ये सारे के सारे डिराइव कहाँ से होते हैं, हाइड्रोकार्बन से। लाइक हमारे पास CH4 है, इसको आप CH3OH कर दो, एक हाइड्रोजन आपने रिप्लेस कर दिया OH के साथ, तो अब ये इंटायरली क्या हमारे पास क्या है, न्यू कंपाउंड बन जाते हैं। तो ये OH यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का काम करता है। बाकी हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अगर आपने वीडियो देखनी तो प्लीज़ मेरे फंक्शनल ग्रुप वाली वीडियोज़ देख लो। मैं बेट लगाता हूँ कि आपको सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप ईजिली याद हो जाएंगे। नंबर 90, अ ग्रुप ऑफ एटम आर एटम विच इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ टू द क्लास ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड डैश। ठीक है, अब आप मेडिकल के स्टूडेंट हो तो आपकी प्रॉपर्टी जो है वो अलग है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट की अलग है और ICS की अलग है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इनको आप कंसिडर करो कि ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो आपके पास वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ आप लगा दो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की किसी क्लास के साथ आप लगा दो और उसकी वजह से अगर उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो इंटायरली चेंज हो जाती हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो होगा दैट इज़ नॉन एज फंक्शनल ग्रुप। 91, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एमाइनो इज। देखो, एक आपके पास होता है एमीन, एक आपके पास होता है एमाइन। एमीन में क्या होता है कि वी हैव अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम, याद रखो। एमाइन में क्या होता है कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, सो दिस इज एमीन या एमाइनो ग्रुप। ये हमारे पास क्या है, दिस इज साइनो ग्रुप, जिसको हम कहाँ पे पढ़ते हैं, नाइट्राइल्स में पढ़ते हैं। ये हमारे पास क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ NH2 लगा हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज एमाइड फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे R के साथ आप अटैच कर दो बेंजीन के साथ, लेकिन सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं ना नाइट्रोजन और कार्बन, इसका मतलब दिस इज एमाइन। 92, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड एमाइड। एसिड एमाइड देखो, ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप के साथ NH2 लगा दो, तो दिस शुड बी एसिड एमाइड फंक्शनल ग्रुप। ये हमारे पास फिर एमीन है, ऊपर वाले सब सेम है, ऊपर बता दिया आपको। फंक्शनल ग्रुप ऑफ नाइट्राइल्स, ये भी बता दिया, C ट्रिपल बॉन्ड N। फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड हेलाइड। एसिड हेलाइड का मतलब ये है कि आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप के साथ आप X लगा दो। आपको मैंने पढ़ाया था कार्बोक्सिलिक एसिड हेलाइड्स, क्लोराइड्स पढ़ाया था, सॉरी। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे Cl लगा दो। X मतलब हेलोजेंस, X क्या है, हेलोजेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगा, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड हेलाइड। ये बता दिया है, ये बता दिया और ये भी आपको बता दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने इसकी ट्रिक्स बताई हुई, यहाँ पे थोड़ा सा फिर बता दूंगा। सबसे पहले जो हमारे पास MCQ 95, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट कार्बन का मतलब होता है, एटॉमिक नंबर है 6, तो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz। ग्राउंड स्टेट में हमारे पास ये कन्फिगरेशन होती है, P के अंदर इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका मतलब 1s2, 2s2, 2p2, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। 96, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से इधर ले आओ, इसमें ये हो जाएगा 1s2, 2s1, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हो ना, तो ये हो जाएगा 2px, 2py1 और 2pz1। अब P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2, S के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये बन जाएगा कौन सा राइट ऑप्शन, 1s2, 2s1, ये नहीं पॉसिबल, ये 1s, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये 1s लिखा हुआ, ये यहाँ पे 2 आना चाहिए था। अच्छा, ये हमारे पास है 1s2, 2s2, 2p, ये 3s तो आ नहीं सकता, ये होगा 1s2, 2s2, 2p। ये अगर 2 लिखा हुआ है तो फिर तो ये गलत है, अगर ये 3 लिखा हुआ है तो फिर ये ठीक है। एनीवेज, यहाँ से आप देख सकते हो, दिस इज़ द एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, कि आपने S का एक इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट कर देना है, P के अंदर, ताकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएँ
और यही इसकी क्या शो करती है, टेट्रावेलेंसी। और यही ब्यूटी किसकी है, हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन में वैसे तो इसकी वैलेंसी 2 है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी 2 है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन का जब कॉन्सेप्ट आया तो उसने कहा कि नहीं भाई, एस का एक इलेक्ट्रॉन्स प्रमोट कर दो एनर्जी दे के पी जेड के अंदर, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इसलिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। 97 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी। हाँ, कार्बन की कौन सी वैलेंसी को एक्सप्लेन करता है, टेट्रा वैलेंसी को। हिंस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। टेट्रा मीन्स 4 वैलेंसी, ये कार्बन के अबाउट बात कर रहा है, ठीक है। 98 द मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन CH4। CH4 आपको मैंने पहले बता दिया कि इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और sp3 का जो आइडियल ज्योमेट्री है दैट इज टेट्राहेड्रल। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। ज्योमेट्री ऑफ ईथेन। अच्छा, ईथेन के अंदर भी क्या होता है, यहाँ पे सवाल मौजूद नहीं है। ईथेन का कुछ स्ट्रक्चर यूँ होता है, ईथेन मीन्स 2 कार्बन और सब कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, दैट शुड बी सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। अगर मैं इसकी ज्योमेट्री बनाता हूँ तो ये कौन सी ज्योमेट्री बन रही है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है। अगर हम इसको बनाते हैं तो ये भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर बनेगा ना, दैट वुड बी टेट्राहेड्रल। तो इथेन के अंदर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। और 109.5। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन टेट्राहेड्रल बनेगा लास्ट वाला MCQ का। नंबर 100 द ज्योमेट्री ऑफ ईथीन। अच्छा, ईथीन के अंदर ट्राइंगल बनता है, ठीक है, सी डबल बॉन्ड, और ये ईथीन मीन्स 2 कार्बन, ठीक है, और E है ना, तो E का मतलब डबल बॉन्ड इसके अंदर लाजमी होना चाहिए। तो ये देखो, ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। इसको अगर आप देखो, जो ट्राइंगल बन रहा है और बॉन्ड एंगल 120 का होगा, सो ऑप्शन नंबर, सॉरी, सो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 101 ज्योमेट्री ऑफ एसिटाइलिन। एसिटाइलिन मीन्स C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट है, 180 डिग्री का एंगल होता है, तो लीनियर ज्योमेट्री, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। 102 द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CH4 एंड CH3, आपको पहले बता दिया है, इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। 103 हाइब्रिडाइजेशन इन इथीन, sp2 बता दिया था आपको पहले, इसका sp होगा, ठीक है, ये आपको पहले बता दिया। अब पहले बता दिया का मतलब आपको मैंने बताया है, इसलिए कह रहा हूँ। 105 द एंगल ऑफ CH4, आइडियल बॉन्ड एंगल sp3 का कितना होता है, 109। sp2 का कितना होता है, 120। sp का कितना होता है, 180। इसमें से कोई भी नहीं है, ये हो जाएगा 180। 108 परसेंटेज कैरेक्टर ऑफ S एंड P। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। sp3 में होता है 1:3 ना, ये हो जाएगा 25% S कैरेक्टर और 75% P कैरेक्टर होगा। sp2 में क्या होता है, 1:2, तो हो जाएगा 33.3% S कैरेक्टर और 66.6% P कैरेक्टर। और sp में क्या होता है, 1:1, मतलब 50% S कैरेक्टर और 50% P कैरेक्टर। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बनेगा, 25% S, 75% P कैरेक्टर। 109 ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिडेशन के अंदर बहुत डिटेल के साथ पढ़ाया था। हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमारे पास आता है आइसोमेरिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके मेडिकल टेस्ट के कोर्स में भी जो है वो इंक्लूडेड है। 110 आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, आपको ब्यूटेन के 2 आइसोमर आप बना के दिए थे, N और आइसो, तो 2 आइसोमर है। विच कंपाउंड डज नॉट शो आइसोमेरिज्म, इसमें से कौन सा जो आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, ऑप्शन नंबर ए प्रोपेन। प्रोपेन में क्या होता है, सिर्फ 3 कार्बन एटम है, ठीक है, इसके दूसरा आइसोमर पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब ये शो नहीं कर सकता। और आइसोमेरिज्म के लिए आपको मिनिमम 4 कार्बन रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद 112 आइसोमर्स हैविंग सेम प्रॉपर्टीज़। अब आइसोमर्स की प्रॉपर्टी कौन सी है जो सेम हो सकती है, फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो सकती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट्स वगैरह में डिफरेंसेस आती हैं। 113 आइसोमर्स आर रिटन फॉर अ कंपाउंड इफ़ इट कंपाउंड एटम इज एटलीस्ट 4, कम से कम 4 होने चाहिए तब इसके हम आइसोमर्स बना सकते हैं, अगर 3 होंगे तो इसका आइसोमर नहीं बना सकते। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज गिवन बाय डैश, हाइड्रोकार्बन ओनली हाइड्रोकार्बन इन देयर डेरिवेटिव्स। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन।
नंबर 15 पेंटेन हैज़ आइसोमर, पेंटेन की 3 आइसोमर है। आपको मैंने बताया कि एन होगा, आइसो होगा, एक ब्रांच निकलेगी, 2 ब्रांचेस निकालो तो नियो, और इसके स्ट्रक्चर भी आपको पहले ड्रॉ करके दिए थे ना, तो इसका मतलब है इसकी 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। 116 आइसोमेरिज्म इन विच पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप डिफर इज कॉल्ड डैश। आपको मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी CH3 CH3, आपको मैंने एग्जांपल दी CH3 CH2 और OH। यहाँ पे पोजीशन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, दिस इज पोजिशनल आइसोमेरिज्म, हिंस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। 117 आइसोमेरिज्म ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ईथर की आपको मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, दैट इज मेटामेरिज्म। इसी वीडियो के अंदर आपको एग्जांपल दी थी, बाकी नहीं दी थी कहीं और। तो दिस इज द मेटामेरिज्म, हिंस दिस वाज दीज वर द 117 MCQs। नेक्स्ट जो वीडियो होगी ना उसके अंदर हमारा जो फोकस होगा दैट वुड बी ईथीन, इथाइन और ईथेन, इनके केमिकल रिएक्टिविटी और केमिकल रिएक्शंस के ऊपर हम वीडियोस जो है इस तरह लेंथी एक वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।